नमस्कार. द रूबिका लियाकत शो इत्यत्र स्वागतम. मम नाम रूबिका लियाकत अस्ति. अद्य विश्व संस्कृत दिवसः अस्ति. अतः अद्य वयं संस्कृत भाषायां माध्यमेन एतत् शो आरम्भम्. वयं सर्वे जानीमः यत् संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति. विश्वे एतस्य मान्यतां दातुं 1969 तमे वर्ष विश्व संस्कृत दिवसस्य आरम्भम् अभवत्. तथा च प्रतिवर्ष श्रावण मासस्य पूर्णिमा दिने आचर्यते. अद्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्कृतेन सामाजिक माध्यमेषु अपि पोस्ट कृतवान्, यस्मिन् सः लिखितवान् यत् विश्व संस्कृत दिने मम शुभकामना. मम भारतस्य संस्कृतेन सह अति विशेषः सम्बन्धः अस्ति. एतस्य महान् भाषायाः उत्सवस्य कृते अहं भवन्तां सर्वेषां कृते आह्वानं करोमि यत् सम्पूर्णे संस्कृतेषु एकं वाक्यं साझं कुर्वन्तु. अहम् अपि एकं वाक्यं साझं करोमि. अस्य पदस्य अनन्तरं सः संस्कृतेन एकं वाक्यं साझं कृतवान्, यस्मिन् सः लिखितवान् अग्रिमदिनेषु भारतं G20 सम्मेलनस्य आतिथ्यं करिष्यति. समूढविश्वस्त आगामी आविश्रुति विज्ञप्ति च. अस्माकं नित्यसंवादे संस्कृतस्य कानिचन वाक्यानि समावेशयितुम् अस्माकं प्रयासः भविष्यति. पूरी तरीके से कोशिश की कि आपके सामने, क्योंकि आज संस्कृत दिवस है, संस्कृत में अपनी कुछ बातें रख सकूं. इसमें से हो सकता है आपको कुछ बात समझ में आई हो और कुछ सर के ऊपर से गई हो, लेकिन ये हमारे भारत की, हमारे हिंदुस्तान की सबसे प्राचीन भाषा है. आज अगर शुरुआत करेंगे तो आने वाले कुछ दिनों में हम ज़रूर बेरोक टोक बहुत बढ़िया तरीके से संस्कृत बोल और समझ पाएंगे. इसलिए मेरी ये छोटी सी कोशिश थी. संस्कृत के विद्वानों से माफ़ी चाहती हूँ अगर कहीं ऊपर नीचे हो गया हो, अगर कहीं मैंने गलत जो है शब्द को पढ़ लिया हो, लेकिन शुरुआत तो होनी चाहिए जो हमने की. अब आपको बताते हैं द रूबिका लियाकत शो में खास क्या है. आज जो खबरें आपके सामने हैं, एक देश एक चुनाव, विपक्ष को क्या तनाव, बड़ा सवाल. और आज ये खबर क्यों आई, इसके बारे में आप जानेंगे. पीएम चेहरा मतलब जीत की गारंटी, दूसरा इस वक्त का मुद्दा रहेगा. और तीसरा, आपकी उम्र घटाने वाला दुश्मन हमने पकड़ निकाला है, वो कौन है आपको बताएंगे. और चौथा, पाकिस्तान में इमरान का दी एंड बहुत करीब है क्या. और फिर पांचवा, ये मेरा हिंदुस्तान है, परिवार सारा जहान है. इसका मतलब क्या है वो आप आगे जानेंगे. लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर संसद से जुड़ी हुई आई, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि मोदी सरकार पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है. पीएम मोदी अगले चुनाव का गेम चेंजर आइडिया लेकर आए हैं. इस बारे में हम बात करने से पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की एक पोस्ट आपको दिखाती हूं, जिसमें उन्होंने संसद के विशेष सत्र का ऐलान किया. संसद का विशेष सत्र 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र 18 से 22 सितंबर तक बुलाया जा रहा है, जिसमें 5 बैठकें होंगी. अमृतकाल के बीच संसद में सार्थक चर्चा और बहस का इंतजार कर रहा हूं. अब सब ये कयास लगा रहे हैं कि जब नवंबर दिसंबर में शीतकालीन सत्र होने ही वाला है, तो फिर सरकार विशेष सत्र क्यों बुला रही है. क्योंकि विशेष सत्र किसी खास मौके, खास चर्चा या बिल पेश करने के लिए बुलाया जाता है. इसीलिए इस विशेष सत्र की घोषणा के बाद सबसे ज्यादा खलबली मुंबई में मची, जहां पर विपक्षी गठबंधन की अहम मीटिंग हो रही है. मतलब विपक्ष को लग रहा है और लग रहा था कि 2 दिन पूरी की पूरी मीडिया की जो लेंसेज हैं, जो कैमरा हैं, वो इस मीटिंग की खबर पर रहने वाले हैं फोकस्ड. वो खबर अब आप देखिए दूसरे नंबर पर है. और पहली खबर क्या है
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, ये बीजेपी की सरकार क्या कोई सरप्राइज लेकर आने वाली है। लिहाजा इस मीटिंग में मौजूद नेता इस घोषणा से तुरंत सतर्क हो गए। कहा जा रहा है कि इस सत्र में केंद्र सरकार कुछ अहम बिल ला सकती है, जिसमें वक्त से पहले विधानसभा और लोकसभा चुनाव, एक देश एक चुनाव और यूसीसी बिल पेश कर सकती है। और 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप या पूजा स्थल अधिनियम में संशोधन या नया बिल लाया जा सकता है। संसद के विशेष सत्र के लिए एजेंडा नहीं बताया गया है और कहा जा रहा है कि दिल्ली में G20 मीटिंग के बाद एजेंडा बताया जाएगा। इसीलिए ये सारी बातें सूत्रों के हवाले से कही जा रही है। लेकिन विपक्ष जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार एक देश एक चुनाव की बात करते रहे हैं। आप खुद सुनिए। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं ना कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है। अब इस सत्र की घोषणा के बाद ज्यादातर लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि सरकार इस बार लोकसभा के साथ साथ कई राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है वो करवा सकती है। आप पहले देश के नक्शे पर इन राज्यों को ब्लिंक करते हुए जो अभी देखेंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, झारखंड हो, ओडिशा हो, आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, मिजोरम हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, ये वो तमाम इस वक्त राज्य हैं लाल जो आपको नजर आ रहे हैं जहां इस साल चुनाव हैं। जबकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वो जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराना चाहती है कह दिया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, सिक्किम में लोकसभा के साथ या 2024 के आखिर में चुनाव होने हैं। मतलब कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और तेलंगाना हो गया, यहाँ तो और मिजोरम हो गया, यहाँ तो इस साल जो है चुनाव होने हैं, लेकिन नवंबर दिसंबर के आसपास। लेकिन बाकी जो राज्य मैंने आपको बताए हैं वो, और जम्मू कश्मीर का इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बोला है भाई हम जल्द यहाँ पर चुनाव करा सकते हैं। और बाकी जो राज्य आपको नजर आ रहे हैं जैसे हरियाणा हो गया है, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया है, ओडिशा हो गया है, झारखंड हो गया है, सिक्किम हो गया है, अरुणाचल प्रदेश हो गया है, ये वो राज्य है जहाँ 2024 में के आखिर में या लोकसभा के आसपास या लोकसभा के बाद में चुनाव हो सकते हैं। तो विपक्ष को भी इस खबर का अंदाजा था और इसीलिए ममता बनर्जी से लेकर नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार वक्त से पहले चुनाव करवा सकती है। लेकिन उन्हें भी इतने राज्यों के साथ विधानसभा चुनाव कराने का मास्टर स्ट्रोक आ सकता है, ये बात उन्हें भी मालूम थी। ये तो केंद्र वाले पहले भी करा सकते हैं। कुछ संभावना है क्या सर? कुछ संभावना आपको लग रही है? हम तो शुरू से न बोल रहे हैं, आपको बोलिए। हम तो आपको 7-8 महीना पहले से न कह रहे हैं कि लोग पहले भी करा सकते हैं, इसलिए सबको एकजुट होना चाहिए, तो उसी में हम लगे हुए हैं। इसलिए हमको व्यक्तिगत कोई मेरी इच्छा नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कि हमको ये चाहिए, सब बात काम चेक करनी। हमारा तो है कि सबको एकजुट कर। আর কেউ জিতে কি হবে না, আমার তো 5 বছর হয়ে গেল, আর 2 দিন বাদে পার্লামেন্ট ইলেকশন আছে। আমার তো এখন সন্দেহ হচ্ছে এরা ডিসেম্বরেই না পার্লামেন্ট ইলেকশন করে দেয়। मुझे संदेह हो रहा है, सुना ना आपने दीदी को। इसीलिए विपक्ष के कई नेताओं ने स्पेशल सत्र बुलाने पर ऐतराज जता दिया है। विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं कि स्पेशल सत्र के लिए जल्दबाजी क्या थी। प्रियंका चतुर्वेदी जो कि यूबीटी की नेता है शिवसेना की, वो जो कह रही हैं वो यही कह रही है कि ऐसी भी क्या जल्दी थी, अभी विंटर सेशन आने वाला है, वक्त से पहले लोकसभा और विधानसभा चुनाव की संभावना के बारे में हमने बात की। इसमें हो सकता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम विधानसभा के साथ साथ लोकसभा चुनाव हो जाए या इन विधानसभाओं का कार्यकाल अगले साल अप्रैल मई तक के लिए बढ़ा दिया जाए। इसी तरह महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, सिक्किम जैसे राज्यों के चुनाव लोकसभा के साथ कराने पड़े। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ। सारे देश में एक साथ चुनाव कराने का आइडिया बहुत पुराना है। इसका मतलब है कि लोकसभा और सभी राज्यों के चुनाव एक साथ हो जाए। इस मसले पर चुनाव आयोग, नीति आयोग, लॉ कमीशन ने हाल ही में विचार भी किया था।
इस बारे में लॉ कमीशन ने जुलाई 2018 में राजनीतिक दलों से बात भी की थी, जिसमें से एनडीए के दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया, लेकिन ज्यादातर विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। इस मामले पर आगे बढ़ने से पहले एक दिलचस्प फैक्ट भी आपको बता देती हूं। देश में जब पहली मर्तबा 1952 में चुनाव हुए थे, उसके बाद से 1957, 1962, 1967 पूरे देश में एक साथ ही चुनाव हुए थे। मतलब विधायक और सांसदों को एक साथ चुना जाता था। हर वोटर एक वोट विधायक के लिए डालता था और एक अपने सांसद के लिए डालता था। लेकिन जब 1968 और 69 में कुछ राज्यों में कांग्रेस में फूट के कारण मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, तो वहां पर मध्यावधि चुनाव कराने पड़े थे। 1971 में आम चुनाव भी वक्त से पहले हो गए थे। फिर इसके बाद जो सिलसिला है वो शुरू ही हो गया, जिसकी वजह से देश में हर साल चुनाव होने लगे थे। अब भी यही होता है। देश के किसी न किसी कोने में, किसी न किसी राज्य में कभी ना कभी चुनाव हो ही रहे होते हैं। और इसका असर क्या होता है? हर साल कहीं ना कहीं आचार संहिता लगी रहती है। नीतिगत फैसले और विकास के कार्यों पर असर पड़ता है। सरकारी मशीनरी का बड़ा हिस्सा चुनाव में उलझ जाता है। बार बार चुनाव कराने से बजट पर बोझ आता है। भ्रष्टाचार और कालाधन पर रोक नहीं लग पाती है। चुनाव पर खर्चा भी तो बहुत सारा होता है ना, वो बढ़ता जा रहा है। 2009 में लोकसभा चुनाव में 1100 करोड़ रुपए, 2014 में 4000 करोड़ रुपए, 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 6000 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके अलावा अलग अलग साल होने वाले विधानसभा चुनाव के खर्चे अलग हैं। इन दिक्कतों को जानकर सबसे पहले 1999 में लॉ कमीशन ने एक देश एक चुनाव का सुझाव दिया था, ताकि लोगों को बार बार चुनाव से का जो ये झंझट है वो ना मिले और देश और राज्य में विधायकों और सांसदों का कार्यकाल फिक्स हो जाए, सरकारों में कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी आ सके। इसके अलावा इस मुद्दे पर 2015 में संसदीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। नीति आयोग ने भी 2017 में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो जाने चाहिए। लेकिन बहुत सी पार्टियों को लगता है कि ये सही विचार नहीं है, जिसमें से ज्यादातर रीजनल पार्टियां हैं। इनका मानना है कि इससे केंद्र में जिस पार्टी की सरकार होती है ना, उसको फायदा हो जाता है। राष्ट्रीय मुद्दों के आगे जो क्षेत्रीय रीजनल मुद्दे होते हैं वो दब जाते हैं। सांसदों और विधायकों की जवाबदेही कम हो जाती है। ये संविधान की भावना, लोकतांत्रिक और संघीय ढांचे के खिलाफ है, ऐसा ये रीजनल पार्टियां मानती है। हमारा लोकतंत्र संसदीय लोकतंत्र है, जिसमें लोकसभा और विधानसभा 5 साल के लिए चुनी जाती है। लेकिन क्या लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होना चाहिए? इस पर अभी संविधान में किसी तरह की कोई क्लैरिटी नहीं है। जाहिर है इस विशेष सत्र में क्या क्या बिल आएंगे और मोदी सरकार इसमें कौन कौन से बिल पेश करेगी, इस पर अभी बहुत सारे कयास लग रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी 18 सितंबर तक कयासों का ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। लेकिन पीएम मोदी जिस तरह अपने फैसलों से पूरे देश को सरप्राइज करते हैं, उससे ये जरूर लग रहा है कि विशेष सत्र में कुछ ना कुछ विशेष तो जरूर होगा। हमारी नजर उसी विशेष बिल जो लाया जा रहा है रहने वाली है। लेकिन हमारे सूत्र ये कह रहे हैं कि ऐसा बिल आने वाला है जो देश को सरप्राइज करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। विपक्ष के गठबंधन की बात करनी है। मुंबई में विपक्ष की मीटिंग चल रही है, लेकिन एक सवाल जो सभी के मन में उठ रहा है, सवाल ये कि विपक्ष का गठबंधन कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे चलेगा, क्या एजेंडा होगा, किस फॉर्मूले से काम होगा। अब तक विपक्ष का गठबंधन साझा नेतृत्व की बात करता रहा है, लेकिन क्या सियासतदान सामूहिक नेतृत्व चुनने के लिए तैयार है? उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या जनता सामूहिक नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार होगी? इन सवालों का विश्लेषण करने के लिए आपको कुछ आंकड़ों के गुणा गणित में लेकर चलती हूं। पिछले 10 साल में देश में हुए विधानसभा और लोकसभा चुनावों के विश्लेषण से तस्वीर कुछ साफ होगी। 2014 के लोकसभा चुनाव से कर्नाटक के बीते विधानसभा चुनाव तक देश में कुल मिलाकर 56 चुनाव हुए हैं, 54 विधानसभा के और 2 लोकसभा के। इनमें से 39 चुनावों में उस पार्टी को जीत मिली जिसने एक चेहरा प्रोजेक्ट कर दिया।
सीएम या पीएम पद के लिए। वहीं 17 चुनावों में उन पार्टियों को सत्ता मिली जिसने बिना चेहरे तय किए ही चुनाव लड़ लिया। यानी चेहरों को आगे करने पर जीत का जो प्रतिशत रहता है वो 68%, अगर आपने चेहरा आगे कर लिया। और अगर आप बगैर चेहरे के चुनाव लड़ने जाते हैं, उस पर जो जीत मिली है वो लगभग 32% के आसपास है। तो देख लीजिए, 68% वर्सेस 32%। 32% किसको? जिसने चेहरा घोषित नहीं किया। 68% किसको? जिसने चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ा। और इसमें सारी पार्टियां आ गई है। इसके कई उदाहरण हैं और उसको गिनने अगर मैं लग जाऊं या आप गिनने लग जाए तो बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन कुछ बड़े उदाहरण आपको जरूर बता देती हूं। 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव आप देख लीजिए। बीजेपी ने प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का चेहरा प्रोजेक्ट किया, नतीजा बीजेपी के पक्ष में आया। 2018 में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़ा। विधानसभा में 3 राज्यों में कांग्रेस की सत्ता आ गई, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में। और वहां विधानसभा में 3 राज्यों में कांग्रेस की सत्ता आ गई। उसी कांग्रेस ने 2017 में पंजाब का चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह के चेहरे पर लड़ा और वो जीती भी। जेडीयू नीतीश के चेहरे पर, बीजेडी नवीन पटनायक के चेहरे पर लगातार जीत हासिल करती रही है। अब आप कहेंगे कि मुंबई में विपक्ष की बैठक तो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हो रही है, तो फिर लोकसभा चुनाव के लिए क्या जनता चेहरे को ज्यादा महत्व देती है? यानी प्रधानमंत्री पद का चेहरा तय हो तो जनता उस पार्टी को ज्यादा महत्व देती है? इसका क्या जवाब है? इसका जवाब यह है कि अगर भारत के तमाम लोकसभा चुनावों के आंकड़ों का आकलन करें तो हाँ, चेहरा तय होने पर जनता का रुझान बहुत हद तक क्लीन और क्लियर हो जाता है। आजादी से लेकर अब तक 17 लोकसभा चुनाव हुए हैं। इसमें से 1977, 1989 और 2004 के चुनावों को अगर छोड़ दिया जाए, इन 3 चुनावों को, तो सत्ता सबसे ज्यादा सीटें उस पार्टी के हाथ आई है, सत्ता उसे मिली है जिसने चुनावों से पहले ही पीएम पद के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया हो। यानी 14 बार प्रधानमंत्री पद के तय चेहरे पर ही जनता ने भरोसा जताया है। और जिन 3 बार सत्ता बिना तय चेहरे वाली पार्टी को जनता ने सौंपी, उसका क्या हश्र हुआ, अब ये भी आप जान लीजिए। और ये सब आंकड़े हैं। 1977 में आपातकाल के विरोध में जन आक्रोश था, आप जानते हैं। जनता ने संयुक्त विपक्ष यानी जनता दल को इंदिरा गांधी के खिलाफ चुना। अब जनता दल में उस वक्त एक से बढ़कर एक बड़े चेहरे थे। उनमें से जो पीएम पद के बड़े दावेदार थे वो बाबू जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, ये सबसे आगे थे। जनता पार्टी ने मोरारजी देसाई को पीएम बना दिया और चौधरी चरण सिंह को उप प्रधानमंत्री पद से संतोष करना पड़ा। लेकिन जिस सरकार को जनता ने बहुत यकीन से चुना था, वो सरकार आपसी असंतोष की भेंट ऐसी चढ़ी कि मोरारजी बापू को करीब 2 साल में ही पीएम पद छोड़ना पड़ा। उसके बाद कांग्रेस के समर्थन से पीएम बने चौधरी चरण सिंह। महज 7 महीने में उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। यानी सिर्फ 3 साल के बाद देश को एक बार फिर से आम चुनावों का सामना करना पड़ा। दूसरी बार राजीव गांधी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला उठाकर जनता दल कुनबा 1989 का आम चुनाव जीता। बहुमत हालांकि किसी एक दल के पास नहीं था, लेकिन राजीव गांधी के विरोध के नाम पर पूरा विपक्ष लामबंद हो गया। क्या लेफ्ट, क्या राइट, सब एक तरफ। इस बार भी पीएम पद के 3 दावेदार जनता पार्टी से आए। पहले तो वीपी सिंह, दूसरे चंद्रशेखर और तीसरे चौधरी देवीलाल। वीपी सिंह और देवीलाल एक तरफ हो गए तो जाहिर सी बात है वीपी सिंह का पक्ष मजबूत हो गया। पीएम पद वीपी सिंह के खाते में आया। चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री बन गए और चंद्रशेखर मंत्रिमंडल से बाहर रहकर अपने मौके की तलाश में लग गए। चंद्रशेखर को मौका मिल गया महज 11 महीने के बाद, जब कांग्रेस की शह पर चंद्रशेखर ने बगावत कर दी और खुद पीएम बन गए। हालांकि चंद्रशेखर को भी सत्ता महज 4 महीने ही नसीब हुई। फिर से देश को आम चुनाव में जाना पड़ा। यानी 3 बार जनता ने चेहरे को दरकिनार कर दूसरी पार्टी को सत्ता सौंपी। इसमें से 2 बार लोकसभा का कार्यकाल भी पूरा नहीं हो पाया। लेकिन अपवाद यहाँ भी है और ये अपवाद तैयार भी किया है कांग्रेस ने ही। 2004 के आम चुनाव में कांग्रेस बिना प्रधानमंत्री पद के चेहरे के चुनाव में उतरी थी।
हालांकि तब भी कांग्रेस के पास सोनिया गांधी का बड़ा चेहरा था। चुनाव भी सोनिया गांधी के ही नेतृत्व में लड़ा गया था। कांग्रेस ने यूपीए गठबंधन में बहुमत का इंतजाम भी कर लिया और इस बार मनमोहन सिंह के नेतृत्व में पूरे 5 साल तक सरकार बेरोक टोक चली। हालांकि बीच में 2008 के परमाणु समझौते के बाद आप देखिए लेफ्ट पार्टियां सरकार से अलग हो गई थी, लेकिन तब भी कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के समर्थन से कार्यकाल को पूरा कर लिया। यानी जो सवाल बार बार सत्ता पक्ष विपक्षी गठबंधन से पूछ रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, उसके पीछे की वजह बहुत साफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने विपक्ष को एक चेहरा देना ही होगा, तभी विपक्ष को सफलता मिल पाएगी। और कुछ नहीं तो भारत का संसदीय इतिहास यही कहता है, क्योंकि 1977 और 1989 में भले ही प्रधानमंत्री पद के लिए चेहरे का ऐलान ना किया गया था, लेकिन विपक्ष का चेहरा 1977 में जयप्रकाश थे। 1989 में वीपी सिंह थे और 2004 में तो खुद सोनिया गांधी ही विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व कर रही थी। अब विपक्ष को देखना है कि वो इतिहास से क्या सीखता है, क्योंकि इतिहास चीख चीख कर कह रहा है कि चेहरा आपको बताना चाहिए, तभी आपकी सभी रणनीति वोट में तब्दील हो पाती है। हालांकि विपक्षी जो नेता है वो ये कह सकते हैं कि इतिहास में जो हुआ वो इतिहास की बात है, हम तो नए भारत का नया विपक्ष है, हम वो परिणाम हासिल करेंगे जो आज तक कभी किसी ने हासिल नहीं किया। और सियासत है जैसे शुरुआत में ही कहा था, कब क्या और कहां हो जाए कुछ समझना मुश्किल होता है, कुछ समझाना भी मुश्किल होता है। अब ये जो खबर है वो डराने वाली है, सावधान करने वाली है और सरकारों पर, सिस्टम पर सीधे सवाल खड़े करने वाली है, क्योंकि सरकारें नाकाम हुई हैं। जिंदा रहने के लिए किन 3 चीजों की जरूरत है बताइए? पीने का पानी चाहिए, खाना चाहिए और साफ हवा चाहिए। पानी और खाने के बिना फिर भी कुछ वक्त आप निकाल देंगे, जिंदा रह जाएंगे, लेकिन साफ हवा के बिना जिंदा रह पाएंगे आप? हवा की बात आज मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि प्रदूषण जान ले रहा है। आपको पता है हर थोड़े दिनों में हम बीमार हो रहे हैं। हिंदुस्तान के शहरों में रहने वाली आबादी का दम घुट रहा है और ये समस्या किसी एक शहर या किसी एक इलाके की नहीं है। पोल्यूशन की ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो चुकी है। इस समस्या की चपेट में देश का हर कोना है, हर इलाका है। अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट आई है, बहुत डराती है। आंकड़े उसने क्या रखे हैं? उसने कहा है कि देश की 67.4% आबादी जहरीली हवा में सांस ले रही है, 67.4%। भारत में 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के प्रदूषण स्तर को साफ माना जाता है, लेकिन 140 करोड़ की आबादी वाले देश में 94 करोड़ 36 लाख लोग इस मानक से कहीं ज्यादा खराब हवा में सांस लेने को मजबूर है। देश की 130 करोड़ आबादी उन इलाकों में रहती है जहां प्रदूषण विश्व स्वास्थ्य संगठन के एवरेज पोल्यूशन लेवल यानी 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से ज्यादा है। शिकागो यूनिवर्सिटी के एक इंस्टीट्यूट की रिसर्च का ये बहुत छोटा सा हिस्सा भी आपको पता लगा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान के ज्यादातर शहर प्रदूषण के स्टैंडर्ड्स पर खरे उतरते ही नहीं हैं। इनमें वो शहर भी हैं जिन्हें सबसे साफ हवा वाला शहर माना जाता है। पंजाब के पठानकोट शहर को सबसे कम प्रदूषण वाले शहरों में शुमार किया जाता है, लेकिन वहां भी प्रदूषण का स्तर WHO के मानकों से 7 गुना ज्यादा है। इस रिपोर्ट में देश की राजधानी दिल्ली को दुनिया का सबसे ज्यादा पोल्यूशन वाला शहर बताया गया है। ये रिपोर्ट बताती है कि देश के हर राज्य में रहने वाली आबादी अपनी जिंदगी के बेशकीमती साल जानलेवा प्रदूषण के चलते घटा रही है। भारत में हर राज्य में प्रदूषण ने इंसान के एवरेज एज यानी औसत आयु को कम कर दिया है। इसमें सबसे ऊपर राजधानी दिल्ली का नंबर है। प्रदूषण में दिल्ली का स्तर आप देख लीजिए, एवरेज एज को 11.9 साल कम कर दिया है, लगभग 12 साल। नोएडा में औसत आयु को 11.3 साल घटा दिया, यानी 11 साल 3 महीने घटा दिया है। उत्तर प्रदेश के शहरों में एवरेज एज जो है 8 साल 8 महीने कम हो गई है। हरियाणा में औसत आयु 8 साल 3 महीने कम हो गई है। पंजाब में 6 साल 4 महीने, जबकि पश्चिम बंगाल में औसत उम्र 6 साल कम हुई है।
झारखंड में औसत उम्र 5 साल 8 महीने कम हुई है। छत्तीसगढ़ के शहरों में 5 साल और 7 महीने औसत उम्र कम हो चुकी है। इन आंकड़ों में कुछ और बातें भी हम जोड़ेंगे, कुछ और तथ्य भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि बढ़ते हुए प्रदूषण से कैसे आम आदमी का जीवन तबाह और बर्बाद हो रहा है। दरअसल प्रदूषण से शरीर में एक नहीं बल्कि कई जानलेवा बीमारियां फैल रही है। पॉल्यूशन की वजह से दिल की बीमारियां बढ़ गई हैं, फेफड़े यानी लंग्स कमज़ोर हो रहे हैं, अस्थमा का खतरा बढ़ गया है, आंखों की रोशनी पर असर पड़ने लगा है, ब्रेन फंक्शन यानी दिमाग के काम करने की शक्ति कम हो गई है, पॉल्यूशन से गर्भपात यानी मिसकैरेज की आशंका बढ़ गई है, प्री मैच्योर डिलीवरी का खतरा बढ़ गया है। प्रदूषण से बच्चों और बुजुर्गों में बीमारियां बढ़ रही है। इसके चलते गर्भ में पल रहे बच्चों का ब्रेन और लंग्स ठीक से मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं। इस प्रदूषण को रोकने की जिम्मेदारी सरकारों की है, लेकिन सरकारें क्या कर रही है? प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है? कंस्ट्रक्शन साइट्स और सड़कों पर धूल उड़ना भारत में आम बात है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी से सड़कों पर गाड़ियों का दबाव ज्यादा है। डीजल जनरेटर अब भी सरेआम चलते हुए दिखते हैं। भारत में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के पीछे सबसे बड़े कारण क्या है? PM 2.5 और PM 10 पार्टिकल्स का बढ़ना। और कई शहरों में इन दोनों का स्तर WHO के मानकों से 400 गुना तक ज्यादा पाया गया है। PM 2.5 और PM 10 क्या है, इसे समझिए। PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर और उसके पीछे लिखा नंबर हवा में मौजूद कणों को दर्शाता है। यानी ये नंबर जितना कम होगा, प्रदूषण के कण उतने ही महीन होंगे। PM 2.5 धुएं की वजह से बढ़ता है, फिर चाहे वो गाड़ियों का धुआं हो या फिर लकड़ी जलाने का। PM 10 धूल और मिट्टी से बढ़ता है। वो कण होते हैं PM 10 जो सांस लेते वक्त फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं और फेफड़ों पर असर डालते हैं। यदि WHO की गाइडलाइंस को अमल में लाया जाता तो भारत में भी हवा विदेशों जैसी होती, लेकिन ना तो राज्य सरकारों ने इस तरफ ध्यान दिया और ना ही केंद्र सरकार ने इस मामले को कोई खास तवज्जो दी है। 2019 से पहले तक प्रदूषण को राज्यों या फिर शहरों की समस्या माना जाता था। देश भर में एक साथ प्रदूषण के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाए गए। 2019 में केंद्र सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ युद्ध छेड़ा, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम में देश के 102 शहरों में 2017 के मुकाबले 2024 में प्रदूषण का स्तर 20 से 30% कम करना था। ये मैं आपको जो प्रॉमिस किए थे वो बता रही हूँ। अब सरकार ने इस कार्यक्रम में 29 और शहरों को जोड़ दिया है। 2017 की तुलना में 2026 तक पोल्यूशन को 40% कम करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि लक्ष्य कितने पूरा हो रहा है, इसके बारे में कहीं कोई जानकारी मौजूद नहीं है। हमें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली जो ये बता दे कि जिन शहरों में केंद्र सरकार का प्रोग्राम लागू हुआ वहां पोल्यूशन में कितनी कमी आई। दिल्ली के आंकड़े हमें जरूर मिल गए हैं। दिल्ली सरकार और केंद्र के मिले जुले प्रयासों से दिल्ली में प्रदूषण में मामूली कमी जरूर दिखी है। 2018 में दिल्ली में एवरेज डेली AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या था? 225, जो 2019 में घटकर 215 हुआ। 2020 में औसत AQI घटकर 185 हुआ। हालांकि इसमें कोरोना के चलते लॉकडाउन जो लगा था उसका भी योगदान है। 2021 में एवरेज AQI बढ़कर 209 हो गया, पिछले साल 209 पर ही रहा। 2015 में एयर पोल्यूशन का जो लेवल था और 2023 में आज एयर पोल्यूशन का जो लेवल है उसमें काफी इंप्रूवमेंट आया है। 30% पोल्यूशन कम हुआ है, ये अच्छी चीज है। लेकिन अभी भी दुनिया के स्तर पे देखो तो दिल्ली अपना काफी पीछे है, अभी भी बहुत पोल्यूशन है, उसको कम करना है। पहले जैसे AK सिंह साहब ने बताया, आज से कुछ साल पहले 106 दिन साल में ऐसे होते थे जिसमें हवा साफ होती थी। ये बढ़ के अब 163 दिन हो गए जिसमें हवा साफ होती है। ये कदम तो अच्छे उठाए गए हैं और इसमें तारीफ होनी चाहिए। सरकार के आंकड़े तो कह रहे हैं कि दिल्ली में पोल्यूशन कम हो रहा है, लेकिन शिकागो यूनिवर्सिटी के आंकड़े इन आंकड़ों से अलग हैं। यदि देश के हर शहर में WHO के प्रदूषण मानकों का पालन किया जाता तो देश में लोगों की औसत उम्र में इजाफा हुआ होता। गुरुग्राम में लोगों की एवरेज उम्र 11 साल 2 महीने बढ़ी होती।
गाजियाबाद में एवरेज एज में 10.5 साल की बढ़ोतरी हुई होती। लखनऊ में औसत उम्र 9 साल 7 महीने बढ़ जाती। बिहार के मुजफ्फरपुर में औसत उम्र 9 साल बढ़ जाती। मुंबई में 3 साल बढ़ती। पुणे में 4 साल बढ़ जाती। प्रदूषण की समस्या से निपटने का कोई ठोस उपाय सरकारों के पास नहीं है, ये सरकारों को मानना होगा। हालांकि कुछ काम किए जा रहे हैं, लेकिन उनका असर कहीं नहीं दिख रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर स्विच किया जा रहा है। अभी ऐसे वाहनों की संख्या बहुत कम है। प्रदूषण का हल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल और ट्रांसपोर्ट के आधुनिक तौर तरीकों में है। राजधानी में मेट्रो का विस्तार हो, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो, सोलर सेक्टर से जुड़ी नीतियां हो या नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, इसका बड़ा लाभ दिल्ली के लोगों को मिलने वाला है। और ऐसा भी नहीं है कि पोल्यूशन सिर्फ भारत में ही बड़ी समस्या है। दुनिया के कई देशों में प्रदूषण गंभीर मामला है। भारत में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, नेपाल में, चीन में, नाइजीरिया में बहुत गंभीर समस्या है पोल्यूशन। और इन 6 देशों में ही दुनिया के प्रदूषण का 3/4 यानी 75% प्रदूषण है। चीन ने 2013 में नए नियम लागू किए। 2022 तक प्रदूषण में 31% की कमी आई। चीन के शहर बीजिंग और शंघाई में साफ हवा वाले दिन हर साल औसतन 150 से ज्यादा हो गए हैं। लेकिन ये समस्या कम नहीं हो रही है। प्रदूषण से बांग्लादेश में औसत उम्र 6 साल 8 महीने कम हुई, नेपाल में 4.5 साल, पाकिस्तान में 4 साल, चीन में ये 1 साल 8 महीने और म्यांमार में औसत उम्र 2 साल 10 महीने कम हो गई है। पोल्यूशन एक समस्या, बहुत गंभीर समस्या है। भारतीय उपमहाद्वीप के लिए ये समस्या ज्यादा है, लेकिन चीन, आप यकीन मानिए, एक उदाहरण है कि पोल्यूशन से कैसे लड़ा जा सकता है। और प्रदूषण कम करना संभव है, असंभव नहीं। लेकिन इसके लिए भारत की सरकारों को ठोस कदम उठाने होंगे और नियमों को सख्ती से लागू करना होगा। अब आगे बढ़ेंगे और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करेंगे। एक बहुत ही मशहूर कहावत है, चटमंगनी पट ब्याह। पाकिस्तान में कुछ ऐसा ही मिलता जुलता हुआ है। पट जमानत, फट सजा। जमानत के कागज इमरान खान के हाथ में भी नहीं आए कि फटाफट दूसरे केस में सजा हो गई। तोशाखाना मामले में इमरान को जैसे ही जमानत की खुशखबरी मिली, वैसे ही साइफर गेट स्कैंडल मामले में हिरासत में ले लिया गया। समर्थक बेचारे खुश थे कि अब इमरान बाहर आएंगे, पाकिस्तान के कोर्ट के बाहर नारे लगाएंगे, खूब जश्न मनाएंगे। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। अरे भाई, इमरान खान को तो बचा लो पहले। समर्थक जो है इमरान खान इतने खुश हो रहे थे, लेकिन इमरान खान बच ना पाए। पाकिस्तान छोड़कर जाने की फिराक में अब नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के सियासी हालात देखकर इमरान के पास अब 2 ऑप्शन हैं। पहला तो राजनीति को छोड़ दे या फिर पाकिस्तान छोड़ दे। जेल और फांसी के लिए एक और ऑप्शन है, आप तैयार रहिए। पाकिस्तान में 3 बड़े मीडिया हाउस, जियो न्यूज, द न्यूज इंटरनेशनल, द डेली जंप, इमरान खान के मुल्क और सियासत छोड़ने से जुड़ी खबर उन्होंने प्रकाशित की है। उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान बहुत जल्द पाकिस्तान और सियासत को अलविदा कह सकते हैं। उनके सामने इन दोनों चीजों को छोड़ने का विकल्प रखा जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इमरान और आर्मी के बीच डील के लिए बातचीत चल रही है। इसके तहत इमरान खान को जेल से रिहा किया जाएगा। इसके बाद वो मुल्क और राजनीति दोनों छोड़ देंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जिंदा रहना है तो आर्मी की कृपा जरूरी है। जिसने भी आर्मी से डील की वो बच गया, और जिसने आर्मी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया वो गया, इतिहास में दर्ज हो गया। बेनजीर भुट्टो, उनकी हत्या के बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों ने आर्मी के आगे घुटने टेक दिए। खास बात यह है कि नवाज शरीफ ने भी फौज से डील के बाद ही पाकिस्तान छोड़ा था। पहले पूर्व राष्ट्रपति और आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ यही किया था उन्होंने।
बेनजीर भुट्टो भी डील के तहत ही पाकिस्तान से ब्रिटेन गई थी, लेकिन बिना आर्मी से डील किए पाकिस्तान वापस आ गई। फिर क्या हुआ सबने देखा। यही वजह है कि पहले किसी भी डील को ना मानने की बात करने वाले इमरान अब डील के लिए तैयार हो रहे। पाकिस्तान के द डेली जंग के मुताबिक फौज भी इमरान को मुल्क से रवानगी की मंजूरी देने पर विचार कर रही है। अगर इमरान खान पाकिस्तान और सियासत नहीं छोड़ते हैं तो उनकी पार्टी के कई नेताओं को इलेक्शन लड़ने से रोका जाएगा, उन्हें अलग अलग मामलों में जेल भेजा जाएगा। इमरान खान पर देशद्रोह, ईश निंदा, आतंकवाद समेत 121 केसेस दर्ज है। अब बात उस केस की जिसने इमरान खान को जेल से बाहर आते आते रोक दिया। आपको याद होगा पिछले साल जब इमरान खान की सरकार गिर गई थी तब इमरान रैलियों में दावा करते थे कि उन्हें अमेरिका ने कुर्सी से हटाया है। इमरान एक लेटर दिखाकर यह दावा कर रहे थे। इमरान की तरफ से लगातार दावा किया गया कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं देखना चाहता और अमेरिका के इशारे पर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इसके लिए एक कॉन्फिडेंशियल लेटर अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट यानी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को भेजा गया। डिप्लोमैटिक टर्म में इसी लेटर को साइफर कहा जाता है। साइफर गेट या केबल गेट या नेशनल सीक्रेट गेट केस में इमरान का फंसना तय माना जा रहा है। इसकी वजह यह है कि जब इमरान प्रधानमंत्री थे तब आजम खान उनके चीफ सेक्रेटरी थे। आजम से जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम 2 बार पूछताछ कर चुकी है। चीफ सेक्रेटरी आजम सबके सामने कबूल कर चुके हैं कि उन्होंने ये साइफर इमरान को दिया था। बाद में आजम ने जब इसे इमरान खान से वापस मांगा तो उन्होंने कहा कि ये तो कहीं गुम हो गया। इमरान खान ने बाद में यही साइफर कई रैलियों में खुलेआम लहराया। अभी भी एक तस्वीर आप देख रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि ये वो सबूत है जो ये साबित करता है कि मेरी सरकार अमेरिका के इशारों पर फौज ने गिराई। आजम के इकबालिया बयान ने ये तय कर दिया कि इमरान चाह कर भी इसे झुटला नहीं सकेंगे। खास बात यह है कि आजम ने अपना बयान जांच एजेंसियों और मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया है। इसके अलावा इमरान खान का एक ऑडियो टेप भी वायरल हुआ था। टेप में इमरान खान शाह महमूद कुरैशी और आजम से कहते हैं, अब हम इस साइफर को रैलियों में दिखाकर इससे खेलेंगे। लेकिन खेल तो इमरान के साथ हो गया और अब इमरान के पास इस खेल का कोई तोड़ नहीं है। द डेली पाकिस्तान के मुताबिक पिछले दिनों इमरान की दोनों बहनों और पत्नी बुशरा ने अटक जेल में इमरान से मुलाकात के दौरान उन्हें एक मैसेज दिया। ये जो मैसेज है एक दोस्त का था। इमरान का ये दोस्त जो है ब्रिटेन की एक ताकतवर शख्सियत है जो उर्दू अखबार द डेली जंग के मुताबिक लग्जरी लाइफ गुजारने वाले इमरान ज़्यादा वक्त जेल में नहीं रह पाएंगे। हो ही नहीं सकता कि वो जेल में रह लें। देर सवेर वो फौज से डील कर ही लेंगे और अपनी पहली पत्नी जेमिमा गोल्ड स्मिथ और दोनों बेटों के पास लंदन चले जाएंगे। इमरान को दोनों बेटों से बात करने की परमिशन भी आज मिल गई। जेमाइमा के जो भाई है ब्रिटेन और अमेरिका की ताकतवर शख्सियत है, वो यहूदी हैं और इन दोनों देशों में लॉबिंग के जरिए डील की कोशिश कर रहे हैं। इनमें पाकिस्तान के एक पूर्व आर्मी चीफ उनकी मदद कर रहे हैं। डील की एक शर्त यह भी होगी कि वो विदेश से पाकिस्तान के बारे में किसी तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे। लेकिन इमरान पुराने खिलाड़ी हैं। क्या पता जेल से बाहर निकलने के लिए वो आर्मी से समझौता कर ले, क्योंकि इमरान अगर बाहर नहीं आए तो राजनीति और पार्टी तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। और अगर इमरान पाकिस्तान छोड़ देते हैं तो उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को चुनाव लड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। हालांकि इमरान इस पिक्चर में कहीं नहीं होंगे। कुछ पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि इमरान ब्रिटेन के बजाय अमेरिका में सेटल होना चाहते हैं, क्योंकि इमरान का अमेरिका में पहले से ही कारोबार है। उनकी पत्नी बुशरा नहीं चाहती कि इमरान पहली पत्नी जेमाइमा और बच्चों के पास लंदन जाए, इसीलिए इमरान अमेरिका जाने की फिराक में है। इमरान खान को अटक जेल में रखा गया था, लेकिन वहाँ वो चाहते हैं कि उन्हें अटक से रावलपिंडी के अदियाला जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। लग्जरी के मोहताज इमरान खान जेल में मक्खियों और जो अलग अलग कीट पतंगे हैं उनसे बड़े परेशान हैं। इसीलिए जेल से बाहर आने के लिए वो डील डन करने के लिए तैयार हो गए। शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान में नवंबर में चुनाव होने हैं। देरी हो सकती है इसमें, लेकिन इसके पहले इमरान से डील करने की कोशिशें चल रही है। इमरान खान डील के नाम पर बाहर निकलकर विदेशी धरती से चुनाव जीतकर अपने लिए सुपर ओवर तलाश सकते हैं, क्योंकि जिस तरह नवाज शरीफ ने ब्रिटेन में बैठकर अपने लिए पाकिस्तान में माहौल बनाया, अब अगले महीने पाकिस्तान में फिर एंट्री कर रहे हैं,
उसी से सीखकर इमरान खान कुछ ऐसी डील करने की फिराक में नजर आ रहे हैं। हम इंतजार करेंगे कि इमरान खान किस और कैसे एक नया रुख अपनाने की कोशिश करते हैं, यू टर्न लेने वाला। और अब बात ये मेरा हिंदुस्तान है की। इसमें हम भारत की परंपरा, संस्कृति और गौरव की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे वसुधैव कुटुंबकम की। भारत में जल्द ही G20 सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन की थीम है वसुधैव कुटुंबकम। सुनने में ये केवल एक शब्द आपको लगता हो, लेकिन संस्कृत भाषा का ये शब्द भारत और सनातन की महान परंपरा को दिखाता है। वसुधा का अर्थ होता है धरा यानी धरती, और कुटुंब का अर्थ होता है परिवार। इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मतलब होता है कि ये पूरी धरती एक परिवार है, हमारा परिवार है। मैं आपको बताती हूँ कि ये शब्द आया कहाँ से और कैसे ये शब्द भारत की आत्मा और मूल भावना से मिलकर एक हो गया। दरअसल इस शब्द का इतिहास पौराणिक काल से आया है। मतलब इस शब्द का इतिहास करीब 2000 साल पुराना है। पौराणिक काल में लिखा गया है। उपनिषद, महाउपनिषद के अध्याय 4 के 71वें श्लोक में वसुधैव कुटुंबकम शब्द लिखा गया है। श्लोक क्या कहता है? श्लोक कहता है कि ये अपना बंधु है, ये अपना बंधु नहीं है। ये देखिए, इस तरह की गणना छोटे चित्त वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वाले लोगों की तो संपूर्ण धरती ही परिवार है। समझ गया कि फला मेरा बंधु है और ये मेरा बंधु नहीं है। इस तरह की गणना छोटे चित्त वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वाले लोगों की तो संपूर्ण धरती ही परिवार है। भारत ने हमेशा पूरी पृथ्वी को अपना परिवार माना है। इतिहास गवाह है, हिंदुस्तान ने जब भी कोई उपलब्धि हासिल की, उसे पूरी दुनिया से साझा करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया को क्या कहा, आप सुनिए। Friends, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. वसुधैव कुटुंबकम। भारत ने कभी अपनी उपलब्धियों को केवल अपना पेटेंट नहीं माना है और कोशिश भी नहीं की है, बल्कि उसे पूरी दुनिया के साथ बांटकर दुनिया की भलाई के लिए उपयोग किया है। योग उसमें से एक है, हमारे वैदिक उपचार उसमें से एक है। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं वसुधैव कुटुंबकम। द रूबिका लियाकत शो में आज इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।